नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हम वापस YouTube चैनल पे आए हैं। आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक लाए हैं, राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा अपना राजस्थान री पहचान है। राजस्थानी भाषा की शान ही अलग है। राजस्थान री भाषा री बात ही अलग है। तो चलिए हम चलते हैं। राजस्थानी भाषा पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा, आप सब जानते हो, मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने भावों, विचारों को आदान प्रदान यानी विनिमय करने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को सरलता से, स्पष्टता से, निश्चितता या पूर्णता के साथ में प्रकट करता है। चलिए चलते हैं आगे मोटिवेशन कोट्स के साथ में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए चलते हैं हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए। एक विद्वान हुए थे ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भारत में 6 भाषा परिवार, 179 भाषाएं और 544 बोलियां बताई है। ध्यान रखना, एक विद्वान हुए ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने ये विद्वान हुए ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भारत में 6 भाषा परिवार, 179 भाषाएं और 544 बोलियां बताई है। ध्यान रखना, 6 भाषा परिवार उन्होंने बताए हैं। पारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रियसिक भाषा परिवार, तिब्बती चीनी भाषा परिवार और एक आता है अवर्गीकृत भाषा परिवार और एक मन भाषा परिवार। ये 6 भाषा परिवार है। इसमें से अपने अधिकतर उत्तरी भारत में जो भाषा बोली जाती है वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यानी उत्तरी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वो कौन से परिवार में आती है? भारोपीय भाषा परिवार में आती है ग्रियर्सन के अनुसार। और ये भारोपीय भाषा परिवार है जो वैदिक संस्कृत आर्यों की भाषा थी। भारोपीय भाषा परिवार में कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत आर्यों की भाषा। इसके अंतर्गत लिखने में जो भाषा काम आती थी वो संस्कृत भाषा काम में आती है और बोलने में जो भाषा काम आती है वो काम आती है पाली भाषा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया भाषाओं का स्वरूप बदलता गया। फिर पाली भाषा से 3 भाषा निकल के आई। एक भाषा निकल के आई अपने शौरसेनी, दूसरी निकल के आई अपने मागधी भाषा और तीसरी भाषा निकल के आई अपने महाराष्ट्री भाषा। तो अभी अपने महाराष्ट्री और मागधी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपनी जो भाषा आएगी वो आएगी अपने शौरसेनी प्राकृत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी? शौरसेनी प्राकृत में ही आए। तो अब शौरसेनी प्राकृत फिर और समय बदला और शौरसेनी प्राकृत से 2 भाषाएं जन्म ली। एक तो गुजरी अपभ्रंश और एक शौरसेनी अपभ्रंश। यानी शौरसेनी प्राकृत से 2 भाषाएं निकल के आई, एक तो गुजरी अपभ्रंश और एक शौरसेनी अपभ्रंश। फिर बाद में और समय बदला और गुजरी अपभ्रंश से फिर 2 भाषाओं का जन्म होता है। एक तो अपनी राजस्थानी और एक भाषा आती है गुजराती। और शौरसेनी अपभ्रंश से जिस भाषा का जन्म होता है हिंदी का, यानी शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा निकल के आती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ और प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। यदि ऑप्शन में शौरसेनी अपभ्रंश आए तो अपने को पहले शौरसेनी अपभ्रंश बताना है और शौरसेनी अपभ्रंश अगर ऑप्शन में नहीं आए तो अपने को क्या बताना है? शौरसेनी प्राकृत को ही बताना है। वैसे ही पूछ लिया जाए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे होती है तो अपने को क्या बताना है? गुजरी अपभ्रंश। दोनों ऑप्शन में हो
तो भी अपने को गुजरी अपभ्रंश ही बताना है। और गुजरी अपभ्रंश जब ऑप्शन में नहीं हो तो अपने को कौन सी बतानी है, शोरसेनी प्राकृत भाषा। समझ में आया। तो ये भाषाओं की उत्पत्ति कौन सी अपभ्रंश से या किसके द्वारा हुई, ये आ जाता है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा हम राजस्थानी भाषा पढ़ने से पहले भाषाओं के बारे में और विचार कर लेते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा को कब मान्यता दी गई, अपनी राजभाषा कौन सी है, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते तो आपके वो वाला टॉपिक भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बने रहिए आप अपनी क्लास के साथ में, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में एनसीईआरटी, आरपीएससी, इसके अलावा आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब इसमें समाहित है। और आपके लिए आने वाले कंपटीशन एग्जामों में इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम है। और ये बहुत ही शानदार, स्टिक और क्रम से और अच्छे तरीके से बनाए हुए नोट्स हैं, जो कि आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलिए, जब भी आप एग्जाम आए तो इनको वापस रीडिंग मार के जा सके। क्योंकि सुने हुए आप कुछ दिनों के लिए याद रख सकते हैं, जबकि आप इनको लिख लोगे तो आपके स्थायी हो जाएगा और आपके भविष्य में भी और काम में देगा। तो चलिए चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। ध्यान रखना, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाएं शामिल है। ध्यान रखना। जबकि जब अपना मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल की गई थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। लेकिन बाद में संशोधन हुए और भाषाएं और ऐड की गई और भाषाएं होगी अपने 22। कौन कौन सी भाषा बाद में ऐड हुई वो अभी हम जस्ट थोड़ी दूर बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। यानी राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। ध्यान रखना। और 14 सितंबर 1949 को घोषित की गई, इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी भाषा दिवस। ध्यान रखना, अपने देश की अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, अपनी राजभाषा हिंदी है। और नोट में और लिख लो, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, जो अभी थोड़े दिनों पहले निकले ही था। ठीक है। अब ये राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है किसी भी शासन को संचालित करने के लिए, कानून बनाने, आदेश निकालने और अध्यादेश जारी करने के लिए जिस भाषा को मान्यता दी गई है, यानी जो भाषा काम में ली जाती है वो राजभाषा कहलाती है। ध्यान रखना आप, है ना। इसके बाद में राजभाषा आयोग का गठन होता है 1955 ईस्वी में। कब होता है? 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति बाल गंगाधर खर्रे की अध्यक्षता में। राजभाषा आयोग का गठन कब होता है? 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर खर्रे की अध्यक्षता में। और राजभाषा आयोग को प्रशासनिक कार्यों के लिए अनिवार्य किया गया 1956 से। ध्यान रखना, यानी जितने भी प्रशासन से संबंधित कार्य होते हैं, अभी मैंने बोला था आदेश निकालना, अध्यादेश जारी करना, या कोई भी सरकार में या शासन में कोई भी कार्य संपादित किया जाना ऑफिसों में, इन सब में अनिवार्य किया गया 1956 से। राजभाषा अधिनियम पारित किया गया अपना 1963 में। ध्यान रखना। और राजभाषा संबंधित प्रावधान है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ध्यान रखना, ये सब प्रश्न कंटिन्यू पूछे हुए हैं एग्जाम में। अधिकतर ये प्रश्न पटवार वाले एग्जाम में आए हुए हैं। फिर राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा आयोग को प्रशासनिक कार्यों की स्वीकृति कब दी गई? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? ये सब क्वेश्चन अपने पहले आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको इनमें डाल दिया है। राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। नोट में ये चीज और डाल लीजिए कि अनुच्छेद 351(1) में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी संघ की लिपि क्या है? भाषा तो हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी। अब ये प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान रखना,
राजभाषा आयोग में संशोधन कब किया गया? तो 1967 में, यानी पहला संशोधन 1967 में किया गया और पहली भाषा जोड़ी गई अपने 14 भाषाएं पहले थी और अपने 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में 15वीं भाषा हिंदी सिंधी जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई, ध्यान रखना। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? 3 भाषाएं, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 16 पे मणिपुरी, 17 पे नेपाली, 18 पे कोंकणी। तो ध्यान रखना, आप इसको ऐसे अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। मणिपाली को क्या बना सकते हो? मणिपाली को, मणिपाली को, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपाली को, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। फिर बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में और 4 भाषाएं जोड़ी गई। 19वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई डोगरी, 20वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई अपने बोडो, 21वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई अपने मैथाली और 22वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई संथाली। तो ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। आपको पता है आजकल के आदमियों को शुगर की बीमारी ज़्यादा होने लगी और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है वैसे वैसे उनकी बढ़ती जाती है, तो उनको मीठा खाने के लिए मना किया जाता है। तो यहाँ ताना मारा जा रहा है, भाई डोगरी बूढ़ी और थाली मीठी, डोगरी बूढ़ी और मीठी थाली, ऐसे याद रख सकते हो। डोगरी बूढ़ी मीठी थाली, तो डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। डोगरी बूढ़ी मीठी थाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आपके हिसाब से भी याद रख सकते हो जैसा आपको उचित लगे। तो 19वें पे डोगरी, 20वें पे बोडो, 21वें पे मैथिली और 22वें पे संथाली। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो अपने 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ध्यान रखना। हिंदी भाषा बोले जाने के आधार पर राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ये अपने हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो लगभग हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ से भी बहुत सी बार प्रश्न उठता है, तो हमने इनके बारे में चर्चा कर ली है। तो चलिए चलते हैं अब अपनी राजस्थानी भाषा री और। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी और दिल को छू लेने वाली भाषा है, लेकिन अभी तक अपनी राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जो कि अपने लिए थोड़ी अभी सोचने का विषय है। अपने राजस्थान की मातृभाषा कहीं है राजस्थानी, यानी राजस्थान की मातृभाषा है, ध्यान रखना। और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, यानी 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। जबकि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। फिर बाद में क्या होता है? बोले जाने के आधार पर तो चलिए चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। बोले जाने के आधार पर विश्व में, यानी बोले जाने के आधार पर राजस्थान की भाषा की स्थिति क्या है? विश्व में 16वां स्थान है राजस्थान की भाषा का, ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का बोले जाने के आधार पर विश्व में 16वां स्थान है, जबकि भारत में 7वां स्थान है, ध्यान रखना। यानी बोले जाने के आधार पर भारत में राजस्थानी भाषा की स्थिति क्या है? 7वें स्थान पे है। 1961 की जनगणना के अनुसार टोटल राजस्थानी भाषाओं के वक्ताओं की संख्या लगभग 1.5 करोड़, और वैसे बोले तो 1,49,33,016। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में टोटल 73 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 73। और बोली और भाषा में क्या ही फर्क है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। बोली होती है जो सीमित एरिया, यानी हर क्षेत्र में थोड़े थोड़े एरिया में बोली चेंज हो जाती है, जबकि भाषा होती है जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी पूरा का पूरा प्रदेश या पूरा एरिया होता है जिसको एक विशेष भाषा का दर्जा दिया जाता है,
वो भाषा होती है, जबकि बोली हर फील्ड और हर क्षेत्र में चेंज होती है। यानी जैसे जैसे घाट वैसे वैसे पानी, आगे से आगे चेंज होती जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? राजस्थानी भाषा की लिपि है देवनागरी, महाजनी और बनियावली। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, महाजनी, बनियावली, ध्यान रखना। और हिंदी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी। इसकी लिपि महाजनी भी बोलते हैं, इसको बनियावली भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप इस बारे में, यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है। और इसके अक्षर कैसे होते हैं? मुड़िया। राजस्थानी भाषा के अक्षर मुड़िया होते हैं और इन मुड़िया अक्षरों का आविष्कार किया था टोडरमल ने, ध्यान रखना। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हमने पहले भी देख ली है, एक बार इसको वापस, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है भाई। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनिक के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, और गुजरी अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं हो तो अपने को क्या बतानी है? हमने थोड़ी दूर पहले बताया था, कौन सी भाषा बतानी है? सौर सैनी प्राकृत भाषा, याद आया? सौर सैनी प्राकृत, ध्यान रखना। सौर सैनी प्राकृत दो भाषाओं की, सौर सैनी प्राकृत से कौन सी भाषा की उत्पत्ति होती है? गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकल के आई? एक तो अपनी राजस्थानी और एक गुजराती। और यहाँ से सन आता है 1150 ईस्वी लगभग। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब होती है? 1150 ईस्वी को। अब इसके विकास का क्रम क्या है, आगे से आगे कैसे चेंज हुई, वो भी थोड़ा देख लो। गुजरी अपभ्रंश में अपडेट हुई थी ये 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में, यानी इसकी उत्पत्ति या इसका उद्भव माना जा सकता है 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, ध्यान रखना। और ऐसे सन के रूप में पूछे तो 1150 ईस्वी। उसके बाद में ये भाषा और परिवर्तन हुई और प्राचीन राजस्थानी का स्वरूप 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक। फिर बाद में और ये इसका धीरे धीरे स्वरूप चेंज हुआ और मध्य राजस्थानी, ये मध्य राजस्थानी भाषा है कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। और इस टाइम पे राजस्थानी भाषा खूब फली फूली और इसका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, ध्यान रखना। और इसका स्वर्ण काल ऐसे पहुंचे तो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक लगभग। राजस्थानी भाषा का आधुनिक स्वरूप सामने आया 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक, ध्यान रखना। 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक आधुनिक राजस्थानी भाषा का स्वरूप है। नोट में डाल लीजिए। डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में, ध्यान रखना। और ऐसे सन पूछा जाए कब अस्तित्व में आई तो लगभग 1150 ईस्वी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से। ओके, चलिए चलते हैं फिर आगे। कौन से विद्वानों ने राजस्थानी भाषा के बारे में या उत्पत्ति के संबंध में कई मत दिए हैं? गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताते हैं के मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। कौन बताते हैं? के मुंशी और मोतीलाल मेनारिया क्या बताते हैं कि इस भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। सौर सैनी अपभ्रंश से बताता है एल्फ्रेड टेसीटोरी, पुरुषोत्तम मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल मैसूरी और महावीर प्रसाद शर्मा। एल्फ्रेड टेसीटोरी, पुरुषोत्तम, हीरालाल और महावीर प्रसाद। फिर नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति बताते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। कौन बताते हैं? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, ध्यान रखना है, अच्छे विद्वान है, आगे भी और चर्चा आएगी इनकी। फिर और सौराष्ट्री से उत्पन्न बताते हैं सुनीत कुमार चटर्जी। सौराष्ट्री से सुनीत कुमार चटर्जी, सौराष्ट्री से सुनीत कुमार चटर्जी। नागर से जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, गुजरी से के एम मुंशी, मोतीलाल मेनारिया, सौर सैनी से एलपी पुरुषोत्तम, हीरालाल और महावीर, ध्यान रखना, प्रसाद शर्मा। फिर है राजस्थानी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक था जॉर्ज मैकलिस्टर। राजस्थानी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक कौन था? जॉर्ज मैकलिस्टर। और राजस्थान का प्रथम सर्वेक्षक भी यही है, जॉर्ज मैकलिस्टर, ध्यान रखना। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और विभाजन किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ध्यान रखना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और विभाजन किसने किया था राजस्थानी भाषा का?
तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। चलिए चलते हैं फिर आगे। गिरियसन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में, ध्यान रखना। एक तो बांटा इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ये टोटल 5 भाग बताए हैं। एक तो अपने आ जाता है इधर पश्चिम का भाग पूरा, और एक आ जाता है इधर अपने उत्तर पूर्व का भाग, और एक आ जाता है ये वाला मध्य पूर्व का भाग, और एक आ जाता है इधर वाला दक्षिणी पूर्वी भाग, और एक बताया इन्हें इधर वाला दक्षिणी भाग। तो ध्यान रखना ये टोटल 5 भाग बताए हैं किसने? ग्रियर्सन ने। फिर उसके बाद में एल्फ टेशिटोरी ने 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कैमरा ऑफ कर देते हैं। तो ये आ जाता है अपने पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में इधर जितनी भी अपने पश्चिमी राजस्थान के जिले और इनमें बोली जाने वाली भाषाएं आ जाती है, और पूर्वी राजस्थान में ये पूर्वी जिले आ जाते हैं अपने यहाँ से, ढूंढाड़ी, जयपुर और इधर अलवर वाला क्षेत्र, और इधर हाड़ौती, मेवाती वाला ये वाला भाग आ जाता है। बस इतना सा ये अपने आ जाता है पूर्वी राजस्थानी में। बाकी ये पूरा एरिया आ जाता है अपने पश्चिमी राजस्थानी में। इधर आ जाता है अपने पश्चिम में मारवाड़ी, इधर आ जाता है दक्षिण में मेवाड़ी भाषा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में आ जाती है अपने इधर वागड़ी भाषा, और इधर शेखावाटी में आ जाती है चूरू सीकर झुंझुनू की तरफ अपने शेखावाटी भाषा। तो ये भाषाएं पश्चिमी राजस्थान में आ जाती है। और इधर अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, दौसा, ये पूरा क्षेत्र आ जाता है अपनी पूरी राजस्थानी में। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी एरिया में आ जाता है। अब चलते हैं आगे हम राजस्थानी भाषा की शैलियाँ, राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ। राजस्थानी साहित्य की 2 शैलियाँ हैं। कितनी शैलियाँ? 2 शैलियाँ, ध्यान रखना। एक तो है, पहली तो है अपनी डिंगल शैली, और दूसरी है पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली, ध्यान रखना। डिंगल शैली को हम पश्चिमी राजस्थानी भी बोलते हैं, और इसमें मारवाड़ी और गुजराती का प्रभाव ज़्यादातर दिखाई देता है। डिंगल शैली का चारणों द्वारा लेखन होता है, और सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य डिंगल शैली में, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य कौन सी शैली में है? डिंगल शैली में। सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य अपना डिंगल शैली में आता है। उसके बाद में राजस्थान की साहित्य और काव्य शैली, यानी हम डिंगल शैली को राजस्थान की साहित्य और काव्य शैली भी बोलते हैं। इसका अपना साहित्य और काव्य की शैली। डिंगल शैली के रागों में माट और दोहों में सोरठे प्रसिद्ध हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। पश्चिमी राजस्थानी डिंगल शैली, मारवाड़ी गुजराती का प्रभाव, चारणों द्वारा लेखन, सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य, राजस्थान की साहित्य और काव्य शैली, रागों में माट और दोहों में सोरठे प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। फिर आती है अपने पिंगल शैली। पिंगल शैली जो कि पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं, इस पर ब्रज का प्रभाव ज्यादातर दिखाई देते हैं। भाटों द्वारा लेखन होता है और छंदों के लिए प्रयोग की जाती हैं डिंगल और पिंगल, ध्यान रखना दोनों भाषाओं का। फिर इसके बारे में चलते हैं हम आगे। सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किया था बांकीदास ने। किसने किया था? बांकीदास ने सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किया था अपनी रचना कुकवि 32 में, ध्यान रखना। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम मरुभाषा शब्द का प्रयोग किया था, यानी राजस्थान की भाषा के लिए किसने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, ये हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। मरुभाषा शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान की भाषा के लिए 778 ईस्वी में उद्योतन सूर्य ने अपनी रचना कुवलय माला के अंतर्गत, ध्यान रखना।
राजस्थान की भाषा के लिए मरुभाषा शब्द का प्रयोग किसने किया था? उद्योतन सोनी ने 778 ईस्वी में अपनी रचना कुवलय माला के अंतर्गत, ध्यान रखना। फिर बाद में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया अबुल फजल की रचना, यानी राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबुल फजल ने अपनी रचना आइन ए अकबरी में किया। किसमें किया? आइन ए अकबरी में। और कुशल नाब ने भी अपनी रचना पिंगल शिरोमणि में राजस्थान की भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस फ्री वाली नोट्स वाली क्लास का अधिकतर फ़ायदा उठा सके और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जो बच्चे लंबे लंबे बड़े बड़े पैसों से कोर्स नहीं खरीद सकते हैं वो इस YouTube वाली फ्री क्लास से भी बहुत शानदार अच्छे नोट्स हैं, इसका प्रयोग करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।